नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कंपटीशन एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आप सभी के सामने भूगोल के नए लेसन पृथ्वी और उसका सौरयक संबंध को लेकर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सौर मंडल के बारे में पढ़ा और उसे समझा। आज हम उसके अगले टॉपिक पृथ्वी और उसके सौरयक संबंध के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पृथ्वी और उसका सौरयक संबंध। तो पृथ्वी और सौरयक संबंध, तो सर्वप्रथम सबसे पहले ये समझते हैं कि पृथ्वी और उसका सौरयक संबंध होता क्या है। इस टॉपिक में हम पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में जितने भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी संबंध हैं वे सभी संबंध हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम प्रकाश चक्र के बारे में। प्रकाश चक्र होता क्या है इसको जानते। प्रकाश चक्र को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। यह वो काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के प्रकाशित भाग और अप्रकाशित भाग को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ पर हम साधारण चित्र की भाषा से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पृथ्वी का जो ये हिस्सा है ये प्रकाशित हिस्सा है और एक दूसरा जो हिस्सा है वो अप्रकाशित हिस्सा है जो इस तरफ है। ठीक है, तो इन दोनों हिस्सों को जब आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बनती है। ठीक है, यही जो रेखा होती है इसे को हम क्या कहते हैं, प्रकाश चक्र अर्थात सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति करती है। जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब उसके सामने का भाग प्रकाशित हो जाता है। चूँकि पृथ्वी के पिछले हिस्से पर प्रकाश पहुंच नहीं पाता है इसलिए वहां अंधेरा रह जाता है और यह सब प्रक्रिया पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी का प्रकाशित व अप्रकाशित भाग जहां पर मिलता है उस स्थान को ध्यान से देखने पर एक काल्पनिक रेखा सी प्रतीत होती है जो कि पृथ्वी को प्रकाशित व अप्रकाशित भागों में बांटती है और यह रेखा पृथ्वी पर पूरी तरीके से खींचने पर चक्र का स्वरूप ले लेती है और इसी चक्र के स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश चक्र अर्थात सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो चलिए आगे देखते हैं हम पृथ्वी के गति के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था हमारी जो पृथ्वी है वह सौर मंडल का एक ग्रह है और इस ग्रह की दो प्रकार की गति है, एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। घूर्णन गति को हम दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं और परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन गति होता क्या है। हमारी जो पृथ्वी है वह सदा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन करने के कारण ही दिन व रात होते हैं और इसी वजह से ही घूर्णन को दैनिक गति भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम परिक्रमण अर्थात वार्षिक गति के बारे में। पृथ्वी जो है अपने अक्ष में घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में भी चक्कर लगाती है जिसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। यहाँ पर हम पृथ्वी की घूर्णन गति व परिक्रमण गति को आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आरेख देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल के केंद्र पर स्थित है और जो हमारी ये पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर इस दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी जो है वह दो प्रकार की गति कर रही है। ठीक है, एक जो गति है वो अपने अक्ष के परितः घूम रही है। ठीक है, यहाँ पे जो लट्टू के भांति घूम रही है इसी गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और दूसरी जो इस दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो परिक्रमा कर रही है इसी गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। आगे बात करते हैं हम नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस को हम सिड्रल डे के नाम से भी जानते हैं। यह एक माध्य रेखा के ऊपर
किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर की 2 बार गुजरने के बीच की जो अवधि होती है उसी को क्या कहते हैं, हम नक्षत्र दिवस कहते हैं। दोस्तों, नक्षत्र दिवस की जो गणना है वो सूर्य को आकाशगंगा का चक्कर लगाते हुए मानकर की जाती है। यह जो दिवस है वो 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सौर दिवस जो है वो नक्षत्र दिवस से लगभग 4 मिनट की लंबी अवधि का होता है और यही 4 मिनट संकलित होकर 4 वर्षों के पश्चात जुड़ जाता है तथा फरवरी को बढ़ाकर 29 दिन का करके चौथे वर्ष को लीप वर्ष घोषित किया जाता है। तो ये समझ में आया आप सभी को। आगे बात करते हैं हम सौर दिवस। सौर दिवस को हम सोलर डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की जो गणना है वो दिवस के रूप में करी जाती है, तब उसे क्या कहते हैं, हम सौर दिवस कहते हैं। ये जो अवधि होती है ये पूरे 24 घंटे की होती है, ठीक है। ये समझ में आया आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं हम उपसौर और अपसौर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं उपसौर को। तो उपसौर होता क्या है इसको सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की जो परिक्रमा है वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करती है और जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के फोकस पर स्थित होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते सूर्य के बहुत पास आ जाती है तब उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और यह जो स्थिति है वो 3 जनवरी को होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र पर यहाँ पे स्थित है और ये हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर इस दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमा कर रही है, अर्थात इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा है अर्थात चक्कर लगाते लगाते सूर्य के अत्यंत पास आ जाती है, अर्थात इस स्थिति पे आती है। तो इस स्थिति पे जैसे ही ये आती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। इस स्थिति में जो सूर्य है और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है, अर्थात बहुत पास होती है। आगे बात करते हैं हम अपसौर के बारे में। अपसौर होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करते करते सूर्य से बहुत दूर चली जाती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ये जो स्थिति है वो 4 जुलाई के दिन होती है, ठीक है। यहाँ पर हम आरेख के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये जो है हमारा सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर स्थित है और इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी जो है वो परिक्रमा कर रही है। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते सूर्य से अत्यंत दूर चली जाती है, अर्थात इस स्थिति में पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आप सभी को। चलिए आगे बात करते हैं हम चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह हमारी पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो 29.5 दिन में पूरा करता है और इसी अवधि को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, जो चंद्रमा है वो दूसरे उपग्रह की भांति सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का जो संपूर्ण प्रकाश है वो पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। जब चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आ जाता है तब जो चंद्रमा है वह दिखाई नहीं देता है और इसी दिन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या का दिन कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चंद्र ग्रहण होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में एक सीध में आ जाता है तब पृथ्वी के जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उस पर अंधेरा छा जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। यहाँ पर हम आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र पर स्थित है और ये हमारी जो पृथ्वी है वो इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और साथ ही साथ ये हमारा जो चंद्रमा है वो इस पृथ्वी की इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा है।
जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते इस स्थिति पे आ जाता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच में इस स्थिति पर आ जाता है, तब जो है पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा पर इस तरफ से पड़ने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से चंद्रमा पे अंधेरा छा जाता है और इसी अंधेरे को ही हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन हो ये जरूरी नहीं है। इसका कारण पृथ्वी तथा चंद्रमा का कक्ष तल में 5 डिग्री का परस्पर झुकाव है। चंद्र ग्रहण जो है उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में होता है, और ऐसा कभी कभी ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण होता क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक सीध में आ जाता है, तब चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के कुछ भागों तक के नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमें सूर्य में ग्रहण के जैसा प्रतीत होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र पे यहाँ पे स्थित है, और पृथ्वी जो है वो इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और साथ ही साथ चंद्रमा जो है पृथ्वी की इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते करते इस स्थिति पर पहुंच जाता है, ठीक है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच पे आ जाता है, तब जो है चंद्रमा की जो परछाई है वह पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पृथ्वी से सूर्य की ओर देखने पर हमें एक ग्रहण टाइप का प्रतीत होता है, और इसी ग्रहण को ही हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है, लेकिन हर अमावस्या को हो ये जरूरी नहीं है। इसका कारण पृथ्वी तथा चंद्रमा का कक्ष तल में 5 डिग्री का परस्पर झुकाव है। सूर्य ग्रहण जो है उसी अमावस्या को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में होता है, और ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों, अक्षांश व देशांतर रेखाओं को देखने से पहले हमें ग्लोब के बारे में समझना होगा, उसके बाद ही हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोब होता क्या है। दोस्तों, ग्लोब जो होता है वो हमारी पृथ्वी का गोलाकार छोटा सा स्वरूप होता है, जिस पर हमारी पृथ्वी का सही मानचित्र सुव्यवस्थित तरीके से बना होता है। दूसरे शब्दों में, ग्लोब जो है वह पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, जिस पर पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूप जैसे महाद्वीप, महासागर, विभिन्न देश, द्वीप आदि की आकृति, स्थिति और उनकी दिशा को सही ढंग से इस पर दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ग्लोब पर रेखाओं के बारे में। जब हम ग्लोब की आकृति को ध्यानपूर्वक देखते हैं, तब इस पर हमें खींची हुई रेखाओं का जाल देखने को मिलता है। ये जो रेखाएं हैं इस आकृति पर हमें उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींची हुई मिलती है, और इन्हीं रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोब रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं ग्लोब पर विभिन्न स्थानों की स्थिति का पता लगाने के लिए खींचे जाते हैं। आगे बात करते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के बारे में। ये होता क्या है, इसे सर्वप्रथम समझते हैं। तो जब पृथ्वी के धरातल पर दोनों ध्रुवों के ठीक बीचों बीच एक वृत्त खींचा जाए, जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समान भागों में विभाजित करता है, तो उस वृत्त को ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह जो वृत्त होता है यह पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त होता है, और इस वृत्त पर दिन व रात जो होता है वो हमेशा
बराबर रहता है। इस वृत्त को ही हम 0 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को। चलिए आगे बात करते हैं हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। तो सर्वप्रथम देखते हैं कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित अक्षांश वृत्त को ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इस रेखा पर वर्ष के लगभग 6 महीने सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। आगे बात करते हैं मकर रेखा के बारे में। तो दोस्तों, मकर रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित अक्षांश वृत्त को ही क्या कहते हैं, हम मकर रेखा कहते हैं। आगे बात करते हैं हम उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो सर्वप्रथम देखते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त किसे कहते हैं। दोस्तों, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित अक्षांश वृत्त को ही हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। इसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बारे में। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा की ओर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित दक्षिणी अक्षांश वृत्त को ही हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। माना कि यह गोलाकार वृत्त ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच ये जो ऊर्ध्वाधर लकीर है यह हमारी पृथ्वी का अक्ष है, जिसके परितः हमारी पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति कर रही है। और इस अक्ष के ठीक बीचों बीच ये जो बिंदु है, यहाँ पर स्थित ये जो वृत्त है, इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर नाम से जानते हैं। इसी वृत्त को हम 0 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं। इस 0 डिग्री चैनल के उत्तर दिशा की ओर 23.5 डिग्री ये जो वृत्त स्थित है, इसी वृत्त को हम कर्क रेखा कहते हैं तथा इस 0 डिग्री चैनल के दक्षिण दिशा की ओर 23.5 डिग्री ये जो वृत्त स्थित है, इसी वृत्त को हम मकर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार इस 0 डिग्री चैनल के उत्तर दिशा की ओर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित ये जो वृत्त है, इसी वृत्त को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं तथा इसी प्रकार 0 डिग्री चैनल के दक्षिण दिशा की ओर स्थित 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये जो वृत्त है, इसी वृत्त को दक्षिणी वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार इस भूमध्य रेखा के 0 डिग्री चैनल के उत्तर दिशा की ओर 90 डिग्री पर स्थित ये जो बिंदु है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव स्थित है तथा इस भूमध्य रेखा के 0 डिग्री चैनल के दक्षिण दिशा की ओर 90 डिग्री पर स्थित ये जो बिंदु है, यहाँ पे हमारा दक्षिणी ध्रुव स्थित है। आगे बात करते हैं हम अक्षांश वृत्त के बारे में। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्ध में खींचे गए वृत्तों को ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये जो वृत्त होते हैं ये भूमध्य रेखा के समांतर होते हैं और समांतर होने के कारण यह एक दूसरे से भी समांतर होते हैं और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम समांतर रेखा भी कहते हैं। ग्लोब को स्पष्ट रूप से देखने पर यह पता चलता है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर व दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांश वृत्त का जो आकार है वह छोटा होते जाता है और ध्रुव पर पहुंचते पहुंचते यह शून्य के समान रह जाता है। प्रत्येक अक्षांश वृत्तों की जो संख्या है वह अंश पर उत्तर या दक्षिण पे लिखा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि यह भूमध्य रेखा के किस ओर स्थित है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व खींचा जाता है और दोनों गोलार्धों में इन रेखाओं की जो संख्या है वो 90 + 90 की अर्थात 180 और +1 जो बीच वाला भूमध्य रेखा है उसको मिला के टोटल 181 है। दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की दूरी होती है, अर्थात दो अक्षांशों के बीच लगातार 111 किलोमीटर का फासला रहता है। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये हमारे सामने ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये जो बिंदु है यहाँ पे हमारा भूमध्य रेखा स्थित है और
इस बिंदु पर हमारा उत्तरी ध्रुव स्थित है और इस बिंदु पर हमारा दक्षिणी ध्रुव स्थित है। और ये जो रेखाएं हैं, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये हमारे क्या हैं, अक्षांश वृत्त हैं। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम देशांतर रेखा अथवा मध्याह्न रेखा। तो देशांतर रेखा होती क्या है, इसको समझते हैं। तो ये जो है वो काल्पनिक अर्धवृत्त होते हैं जो पृथ्वी के गोले पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने के लिए खींचे जाते हैं। ये रेखा भूमध्य रेखा को लंबवत काटती है और चूंकि इस स्थिति पर सभी जगह पर एक ही समय पर दोपहर होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, इन रेखाओं की जो संख्या है वो दोनों गोलार्धों में 180 + 180 की है, अर्थात इस रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 360 है। चूँकि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में चक्कर लगाती है, अर्थात 360 डिग्री कोण पे घूमने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। अतः यह 1 डिग्री कोण पे घूमने के लिए कुल कितना समय लेगी उसको हम गणना से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी जो है वह 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री कोण पे घूमती है। तो 24/360 होगा और इंटू 60 से होगा। यहाँ पर 60 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे मिनट में गणना करना है, इसलिए यहाँ पे 60 का गुणा किया जा रहा है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने पर यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 4 मिनट प्रति डिग्री हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, अर्थात 1 डिग्री कोण को घूमने के लिए पृथ्वी जो है 4 मिनट प्रति डिग्री का समय लेगी। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये हमारे सामने ये पृथ्वी का मॉडल है। ठीक है, और इस बिंदु पर हमारा जो क्या है, भूमध्य रेखा स्थित है और इस बिंदु पर हमारा उत्तरी ध्रुव और इस बिंदु पर हमारा दक्षिणी ध्रुव स्थित है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने वाली ये जो रेखाएं होती है, इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इन्हीं रेखाओं की जो संख्या है वो टोटल कितनी होती है, 360 होती है, दोनों गोलार्ध को मिलाने के बाद। आगे बात करते हैं हम प्रमुख देशांतर रेखा के बारे में। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। ये रेखा ब्रिटेन की राजधानी लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इस रेखा से ही पूरे विश्व में मानक समय का जो है निर्धारण किया जाता है और इस समय को ही GMT अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे होता है, क्योंकि भारत जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ पर हम गणना के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था, हमारी जो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी 360 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेती है, वो 24 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ पे हम भारत के समय की गणना कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो यहाँ पे हम 82.5 लेंगे और अपॉन में 360 करेंगे। और चूंकि पृथ्वी जो है 1 डिग्री कोण पे घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है, इसीलिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 330 मिनट प्रति डिग्री हमारा आंसर आएगा, जिसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 330/60 से डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेशन करने पर हमारा जो उत्तर आएगा वो 5.5 घंटा हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे हम भारत के समय की गणना कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111.5 किलोमीटर की दूरी होती है। और ये जो दूरी होती है वह ध्रुव की ओर बढ़ने के साथ साथ कम होते चली जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम संक्रांति अर्थात सोलिस्टिस के बारे में।
तो संक्रांति होता क्या है इसको सर्वप्रथम जानते हैं। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सीमा होती है इसी को हम क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है कर्क संक्रांति और दूसरी होती है मकर संक्रांति। आगे देखते हैं कर्क संक्रांति के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों 21 जून को जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा के लंबवत होता है और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे देखते हैं हम मकर संक्रांति के बारे में। दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वह मकर रेखा के लंबवत होता है और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे बात करते हैं विषुव के बारे में। इसे हम इक्विनॉक्स नाम से भी जानते हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। इस दिन सभी जगह पर दिन और रात जो होता है वो समान होता है। दोस्तों 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पे दिन और रात जो होता है वो समान होता है और इसे ही हम क्रमशः शरद विषुव एवं वसंत विषुव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है वो स्थित है और यहाँ पे पृथ्वी पर 3 बिंदु दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो बीच वाली जो बिंदु है यह हमारी भूमध्य रेखा है और उत्तर की ओर ये जो बिंदु है यह हमारी कर्क रेखा है और दक्षिण दिशा की ओर ये जो बिंदु है यह हमारी मकर रेखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सूर्य की 3 स्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है। सर्वप्रथम स्थिति 1 को देखते हैं। तो इस स्थिति में सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत कर्क रेखा पे यहाँ पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति अर्थात उत्तरायण कहते हैं। यह जो स्थिति है वो 21 जून को होती है। आगे देखते हैं स्थिति 2 के बारे में। तो इस स्थिति में सूर्य की जो किरणें हैं वह लंबवत भूमध्य रेखा पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। आगे देखते हैं सूर्य की तीसरी स्थिति के बारे में। इस स्थिति में आप देख सकते हैं सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत मकर रेखा पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, मकर संक्रांति अर्थात दक्षिणायन कहते हैं। यह जो स्थिति होती है वह 22 दिसंबर के दिन होती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा पृथ्वी और उसका सौर्यक संबंध का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। इसके बाद हम अगले वीडियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जल्दी से हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाले सभी वीडियो के लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।